यदि पार्टी मुझे योग्य समझती है तो मैं भी आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर का चुनाव लड़ा। देखिए, जैसे मैंने तो ये मार्च में मैंने ज्वाइन की है पार्टी और मैं ओपी वर्मा जी के उस में भी मैं गया था, तो तब तक तो मेरे मन में विचार ही नहीं था मैं सक्रिय राजनीति नहीं कर पार्टी थोड़ा अलग ट्रैक से है, चाटुकारिता से अलग है कि आप जो स्टेज पे सेल्फी ले रहे हैं या स्टेज पे भगने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। आप पब्लिक के टच में जाएं, सर्वे के आधार पर इसमें होता है। और जो ये भावी लिख दिया गया है, कोई भी अपने आप को स्वयंभू नहीं माने, ये सर्वे के आधार पर पार्टी अंत समझेगी। मेरे से कल भी कहा और उससे पहले भी टेलीफोनिकली मेरी बात हुई, कल मैं पर्सनली मिला उससे, तो उन्होंने यही कहा, कमल जी ऐसा कोई पूर्व निश्चित नहीं है, घोषित नहीं है कोई। तो वर्मा जी हमारे प्रबल दावेदार के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो, तो आप ये हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो और आपको बलो एक अवैध कम्प्लेक्स का मैंने उठाया। कृष्णपाल को, आदरणीय कृष्णपाल जी, तो मैं कॉलेज के साथ ही मेरे, और मैंने बहुत जगह इनका साथ भी दिया, तन मन धन से साथ दिया, परंतु मैंने इनका जो चेहरा आज देख रहा हूँ कि सत्ता लोलुपता, पैसे की लोलुपता, भ्रष्टाचार का जनक, वो मैंने बहुत सोच समझ के इनको नाम दिए हैं, उपनाम दिए। तंवर जी, खबर आ रही है कि आप आम आदमी पार्टी से मेयर पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, जय श्री राम। ये अनायास ही कहाँ इस स्थिति पैदा हुई है और मैंने अपने जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी अवगत करा दिया है इस फैसले से, और पार्टी के जो उच्चाधिकारी हैं, हमारे संगठन सचिव हैं, उनको भी मैंने बोला है कि यदि पार्टी मुझे इस योग्य समझती है तो मैं भी आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर का चुनाव लड़ना चाहूँगा। मगर इतने टाइम से पार्टी ने जो उम्मीद जताई हुई थी, ओपी वर्मा ने, जो ओपी वर्मा है एक्स एसडीओ रह चुके हैं जी, पूरे फरीदाबाद में उन्होंने प्रचार किया है आम आदमी पार्टी का भावी मेयर के साथ, तो क्या पार्टी उनको टिकट नहीं देगी फिर? नहीं, देखिए, जैसे मैंने तो ये मार्च में मैंने ज्वाइन की है पार्टी जी, और मैं ओपी वर्मा जी के उस में भी मैं गया था, तो तब तक तो मेरे मन में विचार ही नहीं था मैं सक्रिय राजनीति नहीं करना चाहता था। गुप्ता जी ने भी, जो आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं हमारे जो प्रभारी हैं, तो उन्होंने भी मेरे से पूछा था कि आप सक्रिय राजनीति करोगे या संगठन। मैंने उनसे भी कहा था कि मैं गुप्ता जी संगठन की राजनीति करूँगा। तो जब उनका वो सम्मेलन मैंने देखा था, वो कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसके होस्ट हमारे ये वर्मा जी थे, तो उसमें कहीं लिखा हुआ देखा था कि भावी मेयर प्रत्याशी ओपी वर्मा जी। तो वहाँ जो मैंने देखा कि पार्टी के जो मुख्य वक्ता है, जिसमें आदरणीय सुशील गुप्ता जी भी हैं, पंकज गुप्ता जी थे हमारे, और ये थे सहीराम पहलवान जी नहीं, ये जो मिस्टर भारद्वाज थे, सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा था, अभी ये पार्टी थोड़ा अलग ट्रैक से है, चाटुकारिता से अलग है कि आप जो स्टेज पे सेल्फी ले रहे हैं या स्टेज पे भगने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। आप पब्लिक के टच में जाएं, सर्वे के आधार पर इसमें होता है। और जो ये भावी लिख दिया गया है, कोई भी अपने आप को स्वयंभू नहीं माने, ये सर्वे के आधार पर पार्टी अंत समय में निश्चित करेगी। तो मैं तो ये मानता हूँ, ये मैंने फिर धर्मवीर जी से पूछा भी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, मैंने कहा यदि इस तरह का निर्णय है तो मैं फिर ये प्रचारित नहीं करूँ। तो धर्मवीर जी ने भी मेरे से कल भी कहा और उससे पहले भी टेलीफोनिकली मेरी बात हुई, कल मैं पर्सनली मिला उनसे, तो उन्होंने यही कहा, कमल जी ऐसा कोई पूर्व निश्चित नहीं है, घोषित नहीं है कोई भी। तो वर्मा जी हमारे प्रबल दावेदार हैं और दूसरा दावेदार मैं भी हूँ, तो ये तो पार्टी आला कमान को एक निश्चित करना है, वो किसको लड़ाना चाहिए। जी, आवाज़ आ रही है, अमन गोयल की भी आ रही है। हाँ, अमन गोयल भी एक पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और उल्टा अमन गोयल तो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उन्होंने ही तो मुझे काफ़ी मोटिवेट किया ज्वाइन कराने में। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से, इसमें हरेंद्र भाटी मेरे भांजे हैं, वो जो चुनाव लड़े हैं बल्लभगढ़ से। अमन गोयल मेरे छोटे भाई की तरह हमारा सामाजिक संबंध है। पार्टी से अलग हटके जब मैं सामाजिक
एनजीओज के माध्यम से हम काम करते थे, तो ये लोग मेरे सहयोगी रहे हैं उन कामों में। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो तो आप ये हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो और आपको बल मिलेगा। तो गुप्ता जी से मेरी दो तीन बार मुलाकातें हुई थी। उनके मधुर स्वभाव से, उनके आश्वासनों से मुझे ऐसा लगा कि भाई कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है और हमारी आवाज़ को दम मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये आम आदमी पार्टी तंवर जी, अगर मैं बात करूं आपकी शुरुआत की, तो आपने एक मुद्दा उठाया था अवैध दुकानों का पल्ला साइड में 12/2 एक अवैध कम्प्लेक्स का मैंने उठाया था जी। जी। वो आपने माननीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के विरोध उठाया था, उसके बाद आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। जी जी। तो क्या आपने वो राजनीति को देखते हुए किया था क्या? देखो, राजनीति यदि मुझे ज्वाइन करनी होती, मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, न्याय युद्ध के दौरान 86 में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने मेरे को ऑफ़र किया था युवा जनता दल का, या जनता दल था या क्या लोक दल था, नाम मुझे याद नहीं है, और एक बड़ी रैली हुई थी यहाँ NIT फरीदाबाद में। तो उन्होंने कहा था यूथ का अध्यक्ष बना दूंगा, आप मेरे साथ चलना। में हम लोग मिले थे, मैं 30-40 यूथ के साथ मिला। तो मैंने ना कर दिया और तब वहाँ GR भडाना को घोषित किया था उन्होंने। तो मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल नहीं है चौटाला परिवार से। फिर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की हुई? आम आदमी पार्टी परिस्थिति एकदम उसके बाद ही, जब आप आरोप लगा रहे थे कृष्ण पाल जी के ऊपर कि अवैध निर्माण करवा रहे हैं, उसके बाद ही आपने एकदम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कहीं ना कहीं तो वो आपने जो मुद्दा उठाया था राजनीतिक मुद्दा बन गया। शर्मा जी क्वेश्चन कर रहे हैं तो कृपया उसे सुने भी। आपने पूछा आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों की, कृष्ण पाल के खिलाफ क्यों उठाया। कृष्ण पाल को मैं आज भी ये ओपन मंच से मैं कह रहा हूँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं कृष्ण पाल को, आदरणीय कृष्ण पाल जी जो मैं कॉलेज के साथी हैं मेरे, और मैंने बहुत जगह इनका साथ भी दिया, तन मन धन से साथ दिया, परंतु मैंने इनका जो चेहरा आज देख रहा हूँ कि सत्ता लोलुपता, पैसे की लोलुपता, भ्रष्टाचार का जनक, वो मैंने बहुत सोच समझ के इनको नाम दिए हैं, उपनाम दिए हैं। और मैं तो केवल NGOज के माध्यम से समाज सेवा हम करना चाहते थे। हमारी समाज सेवाएं क्या हैं? हम पौधारोपण कार्यक्रम करते हैं, हम वृद्धाश्रम संचालन में सहयोग करते हैं, हम गौशाला गो संरक्षण में काम करते हैं, हमारे बाल संस्कार केंद्र हैं, जैसे मलखम शाला हमारी चल रही है, मिलिट्री पुलिस फिटनेस के लिए हमारी एक एकेडमी चल रही है। तो हम तो उनमें काम करना चाह रहे थे, परंतु जब हमारी गौशाला टूटी तो वो बड़ा हताश कर गई हमें। और मैं आज भी कहता हूँ, आपके माध्यम से फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने मीडिया में बार बार कहा कि जो 12/2 3.5 एकड़ के आसपास ज़मीन में बना एक अवैध कम्प्लेक्स है, जिसमें गवर्नमेंट को 100 से 150 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है, और उसके कारण हैं सिर्फ आदरणीय ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, इनकी लाइजनिंग थी। इन्होंने मेरे को हमारे समाज की एक पंचायत में कहा था कि अब तुम पंडित टेकचंद से बात कर लेना, रुकवा लेना, तेरी दोस्ती बिक गई है 30 लाख रुपए में। उसने 30 लाख रुपए लिए और अब विधानसभा में ये मुद्दा नहीं उठेगा और वो निर्माण होगा, अब रोक लेना। तो जब इसका मतलब कृष्ण पाल जी की नज़रों में है 30 लाख, टेकचंद जो एक दूसरी पार्टी का विधायक था, तो समझो आप कृष्ण पाल जी ने कितने पैसे लिए होंगे। और उसका कारण क्या हुआ? मैं अवैध उस कम्प्लेक्स के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेक्टर 37 का निवासी भी हूँ। हमारा जो मुख्य मार्ग है वो बाधित हो गया। आज हम कई बार परेशान होते हैं उसमें, जो मथुरा रोड से जब हम सेक्टर 37 में एंट्री करते हैं तो वहाँ जाम होता आम शाम के समय में। तो इसलिए मैंने विरोध किया था, भाई ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष का आरोप था कि आपका जो स्कूल है वो भी अवैध है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरा अवैध कहाँ से है? जब गवर्नमेंट ने देखी, पहले वो टोटल कॉलोनी अनऑथराइज थी जी, खेती की ज़मीन पे बनी हुई थी, मेरी पुश्तैनी खेती है, तो वहाँ बनाया था। तो गवर्नमेंट ने रेगुलर किया इस पूरी उसको,
अब हाँ, पूरी कॉलोनी को रेगुलराइज किया था 2014 में, उसी में स्कूल भी हमारा बन चुका था। तो रेगुलराइज हुआ, जैसा भी हुआ वो उस टाइम का निर्णय है गवर्नमेंट का। और दूसरी बात, अब जो बांध रोड बन रहा है वहाँ जी, वो बांध रोड मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 77 फीट चौड़ा बनना चाहिए था। उसके लिए टोटल लैंड वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट थी 77 फीट। जी, उसमें 22-22 फीट के 2 रोड थे, 10-10 फीट के दोनों तरफ फुटपाथ थे, 4-4 फीट की नालियाँ थी, 5 फीट का डिवाइडर था। ये टोटल 77 फीट चाहिए था। कृष्णपाल जी का वहाँ भी एक भ्रष्टाचारी रूप देखा। एक्सटॉर्शन करने के लिए सेतपुर साइड की नाली बना दी गई। सेतपुर साइड की नाली बना के उसमें सरकारी ज़मीन को अंदर छोड़ दिया। पैसे लेके छोड़ा है या कैसे, बात तो ये होती है कि कृष्णपाल ने पैसे ले लिया। कुछ वहाँ गुजर का भी गांव है वो, तो कुछ कहते हैं नहीं जातिवादी है इसलिए पैसे नहीं लिए, जाति को बचाने के लिए उनको लाभ देने के लिए छोड़ दिए। तो क्या ये सही था? ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, वहाँ मान लो वो नाली बनाई तो 10 फुट के फुटपाथ को आज 30 फीट का फुटपाथ भी कर दिया। और रक्सवाल का जहाँ फार्म है, जो पार्षद रक्सवाल है, उसके फार्म के आगे तो 55-60 फीट का फुटपाथ कर दिया। तो आप सोचिए, जहाँ 10 फीट के फुटपाथ में जो टाइल लगनी थी वो 60 फीट के फुटपाथ, तो उसकी लैंड कॉस्ट बढ़ गई। और 135 मकान टूटते हैं उसकी वजह से। पल्ला की तो बाउंड्री भी इसने खिसका दी। जो हमारे जो मुस्तील के पत्थर होते हैं वो भी गलत साबित कर दिए। थियोडोलाइट के माध्यम से डिमार्केशन करते हैं और उसके हिसाब से 3 बार डिमार्केशन हुई, तीनों बार ही वेरिएशन आया, उसमें अलग अलग आई। तो जो हमारे पहले पटवारियों ने मुस्तील के पत्थर से डिमार्केशन दे के जो कॉलोनी बनी है वो सारी गलत बता दी और उसमें 135 मकान टूटते। तो और उसकी 77 फीट की बजाय 105 फीट चौड़ाई कर दी उस रोड की। तो आज ही तो जो रोड 8 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए था, आज 3 साल के बाद भी वो अधूरा पड़ा है, लोग वैसे ही परेशान हैं। तो ये कृष्णपाल जी का वो भ्रष्टाचारी रूप है, एक्सटॉर्शन वाला रूप है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। सर एक सवाल और है जी परसों बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ जी सेक्टर 15 में। जी आपको जानकारी है कितने महीने में उसका निर्माण हुआ है? लगभग 6 महीने का मेरी जानकारी में है, लगभग 6 महीने में। फरीदाबाद की कई सड़कें ऐसी हैं जिसपे कई जानें चली गई और 2-2, 3-3 साल से, 5-5 साल से वो बन नहीं पाई हैं। ये तो बहुत, क्या वो नहीं बन सकती थी? मैं यही मानता हूँ ये सत्ता पक्ष का एक बहुत ही घिनौना चेहरा है हमारे समाज के सामने कि ये हमारी कोई भी योजनाएं देख लें वो लंबित पड़ी हैं और उसमें एक्सीडेंट्स भी होते हैं। अब प्याली हार्डवेयर रोड को ही देख लीजिए, कितने वो तो उसमें पूरे विश्व की सबसे बड़ी और लंबी सड़क है। हाँ जी और जी, सबसे महंगी सड़क है वो। हाँ सबसे महंगी है क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते वो होती है। यहाँ तो आप सोचिए, अगर 200 करोड़ का घोटाला हुआ, एक कोई सिंगल पार्षद की भी लाइबिलिटी बनी। हमारे यहाँ देखिए, अब हमारी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में थोड़ी सी भनक लगी, हम चाहते तो उसे दबा जाते, परंतु फिर भी वो जेल में दे दिया ना अंदर। तो ये पारदर्शिता, ये कार्यशैली, इनका दिखावा है, ये केवल भावनात्मक रूप से दोहन करते हैं। तो इसीलिए ये सोच विचार करके ही मैंने ये आम आदमी पार्टी जो 2 महीने पहले ज्वाइन की है, क्योंकि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ विभिन्न एनजीओज और आरटीआई एसोसिएशंस, आरटीआई एक्टिविस्ट और जो हमारे सोशल एनजीओज हैं उनके माध्यम से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे। तो ये केवल क्योंकि ये भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली पार्टी है, इसीलिए मैंने इस उम्मीद पे ज्वाइन की है अगर ये शायद इसमें ईमानदारी होगी। और पंजाब के मामले के बाद मुझे लगा ईमानदारी नहीं, बीजेपी में नैतिकता है, तो ये 200 करोड़ की रिकवरी भी करके दिखाएं। 200 करोड़ जो जनता का विकास का पैसा गबन किया है उसकी रिकवरी कराएं, और जो उसके लिए दोषी हैं उन दोषी पार्षद हों या मंत्री हों। आप 200 करोड़ की बात कर रहे हैं, जब बीजेपी सरकार आई थी जी भारत के अंदर, पूर्ण बहुमत से आई जी, तब इन्होंने कहा था स्विस बैंक में जो काला धन है वो भारत में वापस आए। जी जी, मगर अब के जो आंकड़े हैं, अगर मैं 2014 की बात करूं, उस टाइम जो स्विस बैंक में पैसा था वो आज उससे कई गुना ज़्यादा है। तो आप सोचिए, आज तो तो सत्ता फिर काला धन कहाँ से आया? वो तो काला धन और बढ़ गया।
निश्चित तौर पे तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। जो कहते हैं वो नहीं है, ये तो पिक एंड चूज किया है, अपना विकास विरोधियों का विनाश। ये सीधी सी एक बीजेपी की थ्योरी है। और मैं तो क्योंकि राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ, उस पर क्या टिप्पणी करूँगा। वो सबके सामने देश समझता भी है, जनता जान रही है, और सबको सब्जबाग भी दिखाए थे कि भाई कितने 17 लाख रुपए बैंकों में आ जाएंगे, 15 लाख आ जाएंगे, सबके खाते में आ चुके शहर में, और सब मौज भी कर रहे हैं। परंतु मैं तो ये फरीदाबाद का एक छोटा सा नागरिक हूँ, फरीदाबाद में रहता था, सालों से हमारी जन्मभूमि है, पीड़ित थे या कि इसकी फरीदाबाद को सुरक्षित, संवर्धित और विकसित करने का हमारा संघर्ष था, और अभी भी मेरा तो ध्यान यहीं केंद्रित है। इसीलिए मेरे साथियों ने, विभिन्न एनजीओज ने, हमारे जो साथी हैं संघर्ष के, उन्होंने कहा कि यार यदि हमें सत्ता के बगैर ये नहीं होगा परिवर्तन, तो इसलिए मैंने मेयर पद के लिए अपने आप को कहा है। बाकी पार्टी का निर्णय है, और इसीलिए मैंने पार्टी जनता से अपील करना चाहें। जनता से तो मेरी तो यही अपील है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम्बल अपील यही है। देखिए, जो फरीदाबाद का जो नगर निगम है, ये एटोनोमस बॉडी है अपने आप में। इसमें यदि मान लो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, मेयर आम आदमी पार्टी का हो जाता है, मेंबर आम आदमी पार्टी के हो जाते हैं, तो इसमें जो मैं बीजेपी वादियों को विशेषकर कहता हूँ, जो कहते हैं कि भाई ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है आप पार्टी, तो इससे ना तो मोदी जी की सत्ता छिनेगी फरीदाबाद नगर निगम से, और ना ही मनोहर लाल जी की विधानसभा फेल होगी, ना योगी जी की विधानसभा फेल होगी। तो मेरा तो ये है कि फरीदाबाद के हित में सब एक मेरिट के आधार पे अपील करें, और जो मैंने वादा किया है, मैं ईमानदारी से आम आदमी पार्टी की नीतियों के अनुसार इस फरीदाबाद को इसी को इतना संपूर्ण बना देंगे कि ये ना तो सरकार से इसमें लोन लेना पड़ेगा, इतनी पारदर्शिता ला देंगे काम में, लोगों को भी इतनी सुविधा मिलेगी। तो मैं ये कहता हूँ, एक बार भरोसा करें आम आदमी पार्टी पर, जिसका मैं भी उम्मीदवार हूँ। तो इसलिए मेरी समस्त जो फरीदाबाद वासियों से यही अपील है, हम्बल अपील है कि थोड़ा एक बार बड़ा दिल करें, और राजनीति से ऊपर उठ के, जैसे मैं भी एनजीओज को छोड़ के आज पार्टी में आया हूँ। नहीं, आप लोग कहते हैं तो मैं तो, जनता नकारती है तो वापस एनजीओज में काम करना पसंद करूँगा। पार्टी मेरी को कहती है तो सक्षम समझती है, योग्य समझती है, तो मैं काम करूँगा। नहीं, उन्हें लगता है कि भाई स्पष्टवादी है, सच बोलता है, पार्टी को हानि कर रहा है, तो मैं निसंदेह बिल्कुल अलग हटने को तैयार। मैं जयप्रकाश भाटी, अधिवक्ता। जय श्री राम। सर, आप भी वकील हैं, तंवर जी भी वकील हैं। तंवर जी राजनीति में उतर रहे हैं, मेयर पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये सही डिसीजन है उनका? तंवर जी का बिल्कुल सही फैसला है। वो फरीदाबाद को सुरक्षित, संवर्धित और मजबूत बनाना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी के माध्यम से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि जहाँ तक बात की जाती है आगे बढ़ने की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है कि हमारे कोर्ट परिसर को है, ये आप भी जानते हैं। जैसे पूरा फरीदाबाद बारिश में डूब जाता है, हमारा कोर्ट परिसर भी बारिश में डूब जाता है। जो पुरानी सीटें हैं वहाँ बैठने की जगह नहीं है, क्या कहेंगे? आपका कहना यथाचित सही है। फरीदाबाद कोर्ट, जहाँ पे सारे फरीदाबाद शहर के आला अफसरान रोज़ आते हैं, और जहाँ सारी जुडिशरी कोर्ट में आती है रोज़ाना, उसकी सड़कों के हाल, वहाँ तक पहुँचना आज की डेट में टेढ़ी खीर हो गया है। मेरा घर सेक्टर 9 में है, जो कि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर के फासले पे है। वहाँ से 1 किलोमीटर का फासला कोर्ट तक तय करने में मुझे 1 घंटे का समय लगता है, और रोज़ मुझे नए नए रूट्स सर्च करने पड़ते हैं कि आज किस रास्ते से कोर्ट पहुंचा जाए, और मुझे ये पता नहीं होता कि सुबह हम जिस रास्ते से जा रहे हैं शाम को वह सड़क हमें खुली हुई मिलेगी या खुदी हुई मिलेगी। तो इसके लिए मुझे घूम करके कई किलोमीटर और घूमना पड़ता है, और वहाँ पे जाम की स्थिति होती है छोटी छोटी गलियों में से निकल के। और केवल ये मुझे ही नहीं, पूरे फरीदाबाद शहर इस चीज़ से त्रस्त है कि किसी सड़क का कुछ पता नहीं है कौन कब खोद दी जाए और कौन सा रास्ता कब बंद कर दिया जाए। ये अव्यवस्था का बोलबाला पूरी तरह है। अनप्लैंड, अनसिस्टमैटिक मैनर में कृष्णपाल जी के दिशा निर्देशों पर ये सारे काम हो रहे हैं,
और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद केवल उनके इशारे पे काम करता है। और कृष्णपाल जी जो गुजर साहब हैं, इनकी नीयति बिल्कुल ठीक नहीं है। फरीदाबाद को बर्बाद करने का और फरीदाबाद को फ़कीराबाद बनाने का पूरा जिम्मा कृष्णपाल गुर्जर जी ने बखूबी निभाया है और बीजेपी को पलीता लगाने का काम बिल्कुल परिपक्व तरीके से कृष्णपाल कर रहे हैं। सर, बीजेपी का नारा है खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। खेलेगा इंडिया। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो सांसद खेल महोत्सव चल रहा था फरीदाबाद के अंदर, फुटबॉल मैच हुआ है एक नारसिंह स्टेडियम के पास। उस मैच में कुछ इस तरीके का किया गया कि दो टीमों के बीच मैच भी नहीं हुआ। वहाँ पे डीसी के हस्ताक्षर का एक फर्जी लेटर दिया गया कि किसी थर्ड पर्सन को, वो शख्स, क्योंकि वो लीग थी फरीदाबाद पलवल तक की, उसमें एक भिवानी का शख्स खेल रहा था। उसके फादर ट्रांसपोर्ट में है, बल्लभगढ़ में बस अड्डे पे हैं। तो उन्होंने एक लेटर पेश किया कि मेरा बेटा यहाँ का निवासी है तो इसे खेलने दिया जाए। उस लेटर पे डीसी के साइन थे, स्टैंप लगी हुई थी, उस पर साइन थे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो भी अधिकारी रहे होंगे उसके, उन्होंने साइन किए। और जो डीएफओ के प्रेसिडेंट थे आनंद मित्तल, उन्होंने बिना वेरीफाई किए दूसरी टीम को 5 मिनट का समय दिया, मगर उसको वेरीफाई नहीं किया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो हार गई। जब मीडिया गई उसके बाद जब हमने वेरीफाई करवाया तो वो डीसी के साइन नहीं थे। पहला सवाल, क्या डीसी के साइन कोई भी कर सकता है स्टैंप लगा के? दूसरी बात, फिर उन्होंने हमसे कहा कि ये उनके पीए के साइन हैं। जब पीए से वेरीफाई किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पीए ने भी कहा कि मैंने भी साइन नहीं किए। फिर आनंद मेहता जी कहते हैं कि ये साइन जॉइंट कमिश्नर के हैं, मगर कौन से जॉइंट कमिश्नर के हैं ये नहीं पता। तो क्या इस पर कोई कानूनी प्रक्रिया बनती है? देखिए, फ़िलहाल फरीदाबाद में हो क्या रहा है, जो आपने कहा सांसद निधि से या सांसद खेल महोत्सव ये जो चलेंगे फरीदाबाद में, जो कि अभी 2-3 दिन पहले यहाँ लास्ट वीक में हुए हैं, जिसके बारे में मुझे भी पूरी तरह पता है। मैं ये कह सकता हूँ कि खेल बच्चे जो अभ्यर्थी हैं या जो खिलाड़ी हैं वो खेलें या ना खेलें, पर हाँ, हमारे सांसद महोदय फरीदाबाद की जनता से खेल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और रही बात ये कि ये खेल महोत्सव में किसी को इनाम दिलवाने की, ये खेल महोत्सव में ही इनाम दिलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किसी भी क्षेत्र में किसी को भी इनाम और बहुत बड़ा इनाम दिलवा सकते हैं। मगर डीसी के साइन और सिग्नेचर की जो बात है, जितने भी ऑफिसर्स के बारे में या जिस भी व्यक्ति ने ये कहा है कि जॉइंट कमिश्नर के हस्ताक्षर हैं, उस ऑफिसर की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जॉइंट कमिश्नर, जब तुम्हें ये पता नहीं है कि किस जॉइंट कमिश्नर के सिग्नेचर हैं, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि जॉइंट कमिश्नर के सिग्नेचर हैं। और मोर ओवर, अगर वो स्थान जो रिक्त है जहाँ पर साइन किए गए हैं वहाँ उपायुक्त फरीदाबाद लिखा हुआ है, तो जॉइंट कमिश्नर वहाँ साइन कर ही नहीं सकता। सर, जॉइंट कमिश्नर साइन करेगा तो जॉइंट कमिश्नर की स्टैंप लगाएगा, एग्जैक्टली, ना कि डीसी की स्टैंप लगा के। और जहाँ तक हमारी जानकारी, आप ही एक एडवोकेट हैं, क्या डीसी साहब किसी प्लेन पेपर पर साइन कर सकते हैं? जहाँ तक उनके साइन करने की बात है, ऊपर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा होगा, उसके ऊपर ही वो साइन करेंगे। डीसी साहब यदि अगर अपने हस्ताक्षर किसी पेपर के ऊपर कर भी रहे हैं तो वो एक प्रिंटेड फॉर्मेट होगा या हस्तलिखित डॉक्यूमेंट होगा, जो कि जांच पड़ताल के बाद ही उसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसको पहले सुपरिटेंडेंट या क्लर्क नीचे ऑथेंटिकेट करता है स्टैंप के नीचे, और उसके बाद डीसी साहब साइन करते हैं। मगर ये जो साइन है, सिग्नेचर है, ये चंद घंटों में हुए। पहले वो कह रहे थे डीसी साहब है नहीं फरीदाबाद में, कार्रवाई उस ऑफिसर उसके बाद उन्होंने कहा कि डीसी साहब सो रहे थे इसलिए पीए ने साइन कर दिए, बाद में वो भी बदल गए। उसके बाद सेक्टर 12 के जो एसडीएम हैं वो वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि अब दोनों टीमें, जिसको हारा हुआ सुबह डिक्लेयर कर दिया था, घोषित कर दिया था कि 20-20 मिनट यानी कि 40 मिनट का मैच होगा। जब हमने उनसे कहा कि जो लेटर है उसकी छानबीन होगी या नहीं होगी, उसके विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या ये उनका करना सही था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो अभिभावक फरीदाबाद में कार्यरत है बल्लभगढ़ रोडवेज़ के अंदर, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। या जो खिलाड़ी जिसने भी इस तरह के झूठे प्रमाण पत्र दिए हैं या साइन करवा के ऑथेंटिकेट करा के दिए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
और रही बात ये कि नाहर सिंह स्टेडियम, राजा नाहर सिंह स्टेडियम के बारे में जो इतिहास हम देखते हैं, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज शर्मसार है श्री जो हमारे स्वर्गीय राजा नाहर सिंह जी जिनके नाम पे ये स्टेडियम बना है, जिसका नाम पहले मयूर स्टेडियम हुआ करता था, आज उस स्टेडियम के हालात अगर आप देखेंगे तो शायद आपको इस तरह के हालात मिलेंगे जैसे जंगल में हुआ करता था। वो जंगल की झाड़ियाँ उस स्टेडियम के, जो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हुआ करता था, उस स्टेडियम के अंदर जंगलात खड़ा हुआ है और सारा स्टेडियम रो रो करके कह रहा है कि इतने बुरे हाल फरीदाबाद के अंदर कभी नहीं देखेगा, स्टेडियम ने भी नहीं देखे इतने बुरे हाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।